नमस्कार। आज हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विकास पर और स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्यों, विशेषताओं और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति के पीछे जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कंपनी ने 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की और भू राजस्व वसूल करना शुरू किया। द्वेष शासन के तहत कंपनी ने प्रारंभ में पुरानी माल गुजारी प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया, किंतु वसूली राशि की जो मात्रा थी वो बढ़ा दी। 1762-63 में 64.5 लाख से बढ़कर कंपनी सरकार की दीवानी पहले वर्ष में वसूली 147 लाख हो गई। इस प्रकार किसानों का इस दौरान अत्यधिक शोषण हुआ। भू राजस्व व्यवस्था में व्याप्त असंगतियों के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में नई व्यवस्था लागू की। उसने भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम कर बोली लगाकर जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको ठेके पर दे दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इजारेदारी प्रथा जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की उसे कहा जाता है इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी के नाम से ठेका छूटेगा। लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि जमींदार तथा दूसरे सटोरिये एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते थे। इसलिए माल गुजारी की रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती रही। इससे कंपनी की आय एक ऐसे समय में अस्थिरता का शिकार हुई जब उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा खेती में सुधार के लिए न रैयत कोई प्रबंध करते थे और न ही जमींदार, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि अगले वर्ष कितने की बोली और लगेगी और वसूली का अधिकार किसे मिलेगा। तो इस प्रकार ये व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से चलती रही। 1786 में कॉर्नवालिस ने इस अनिश्चितता को समाप्त करने की योजना बनाई और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया। आज हम इसी स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वह मुख्य समस्याएं इनके समय में कौन सी थी। जब कॉर्नवालिस भारत में आए तो भारत में समस्याएं कि किसान से समझौता किया जाए या जमींदार से समझौता किया जाए, राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो, समझौता स्थायी रूप से किया जाए या कुछ वर्षों के लिए। और इस संदर्भ में यहाँ पे जो उसके दो अधिकारी थे, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर, इन के बीच में विवाद था। चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार उसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। सरकार उसे अपनी इच्छा से हटा सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार, जमींदार या किसान किसी से भी समझौता कर सकती है। जबकि जो जॉन शोर थे उनका मानना था कि भूमि के मालिक जो है वह जमींदार है, भूमि के मालिक जमींदार है। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का मालिक माना। इस विचार से समझौता केवल जमींदारों से ही हो सकता है। कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था और उसने जमींदारों के साथ ही बंदोबस्त करने का निर्णय लिया। और लगान ऐसे ही जिस प्रकार समझौता के बीच में विवाद था, उसी प्रकार लगान की राशि को लेकर भी दोनों में विवाद था। और चार्ल्स ग्रांट के अनुसार लगान निश्चित करने का आधार 1765 में हुई पैदावार और वसूल किया हुआ लगान होना चाहिए, जबकि जॉन शोर का मानना था कि तत्कालीन वर्षों में संग्रहित राशि ही लगान हो सकती है। कॉर्नवालिस ने जॉन शोर का समर्थन किया और स्थायी बंदोबस्त 1790-91 में वसूल किए गए लगान के आधार पर किया, जो 2 करोड़ 68 लाख रुपए थी। बंदोबस्त अवधि के संदर्भ में ग्रांट और शोर का एक मत था कि बंदोबस्त कुछ वर्षों के लिए हो, परंतु इस विषय में कॉर्नवालिस उनके विरुद्ध था। वह स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। स्थायी बंदोबस्त के क्या उद्देश्य थे उन पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये जो उद्देश्य था इसका स्थायी राजस्व की प्राप्ति था। दूसरा, प्रशासनिक सुविधा के लिए कि प्रशासनिक सुविधा, कॉर्नवालिस को यह एहसास था कि कंपनी के अधिकारियों के पास न तो क्षमता है और न ही प्रशासनिक अनुभव जिसके द्वारा वे सीधे किसानों से बंदोबस्त कर सके। इस प्रकार प्रशासनिक जो झंझट थे उनसे मुक्त रहना ही इस नीति का उद्देश्य था।
राजनीतिक रूप से एक समर्थक वर्ग का विकास करना जिसके द्वारा जन प्रतिवाद पर अंकुश लगाया जा सके, और ये जो हित था वह जमींदार ही हो सकता था कि एक बिचौली के रूप में वो कार्य करे और जन प्रतिवाद पे वो अंकुश लगाए, तो उन्होंने बीच में इस जमींदार वर्ग को लिया। साथ ही साथ इस बंदोबस्त में कृषि व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, विकास होगा, ऐसा उनका सोचना था। कृषि के विकास से कृषक संतुष्ट और समृद्ध होंगे, उनका ऐसा भी सोचना था। और मेन जो मुख्य बात हम कहेंगे कि यह व्यवस्था औपनिवेशिक जो हित थे उनकी पूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति का माध्यम बनेगी, क्योंकि यह भारतीय जमींदारों की पूंजी को भूमि में निवेश करने के लिए बाध्य करती थी। इससे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीयों के साथ प्रतिस्पर्धा कम होगी और ब्रिटिश को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने औपनिवेशिक हितों को सर्वोपरि रखा। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो कॉर्नवालिस ने लगान वसूल करने का अधिकार जमींदार को दिया। तो इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन था? जमींदार। और सरकार का समझौता किसके साथ हुआ? जमींदार, यानी जमींदार प्लस सरकार के बीच में भू लगान संबंधी समझौता हुआ। 1790 में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन बाद में 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया और इसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहा गया। जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, भूमि पर उनका पैतृक अधिकार हो गया। भू स्वामित्व का अधिकार भू राजस्व की अदायगी था। उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे हम, सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ के तहत पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक, जब तक वो तिथि निर्धारित थी, सूर्यास्त तक जमींदारों ने सरकार को लगान नहीं दिया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भू स्वामित्व से वंचित करके उस भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा। इसके तहत काफी सारे जो जमींदार थे उनकी भूमि नीलाम की गई। राजस्व की कर का जो विभाजन किया गया सरकार और जमींदारों के बीच में, उनका जो हिस्सा था वह हिस्से किस प्रकार से किया गया? 10/11 हिस्सा था वह राजस्व कर के रूप में सरकार को मिलेगा और 1/11 था वो जमींदार अपने लिए प्राप्त कर सकता था। राजस्व की कर का विभाजन इन दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से करा गया। जमींदारों को रैयत के साथ संबंधों में स्वतंत्र कर दिया गया। सिद्धांत यह कहा गया कि वे रैयत को पट्टे जारी करें तथा पट्टों में दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख हो। यह व्यवस्था अगर भारत के मानचित्र में देखें तो यह व्यवस्था बंगाल में, बिहार में, वाराणसी के भाग में, उत्तरी उड़ीसा में और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भागों में, यानी ब्रिटिश भारत के कुल 19% हिस्से में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, वाराणसी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक और ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा ये जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कृषकों की स्थिति किराएदार के रूप में स्वीकार की गई। भूमि पर उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। परंपरागत कृषि संबंधी अधिकार जैसे चारागाह, वन आदि समाप्त हो गए थे। अब इसके हम प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश हित में इसके क्या प्रभाव पड़े और भारत में इसके क्या प्रभाव पड़े, यानी दोनों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश हितों के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश पे इसके क्या प्रभाव पड़े। ब्रिटिश के लिए वित्तीय दृष्टि से इसका लाभ था कि सरकारी जो आय थी वो निश्चित हो गई, क्योंकि वर्षा कम या ज्यादा पड़ने पर उनसे जो आय या घटती बढ़ती नहीं थी, उनकी एक निश्चित आय हो गई। दूसरी बात, निश्चित आय के कारण आर्थिक प्रशासनिक योजनाओं को बनाने में सुविधा हुई। पहले इस कार्य पर राज्य का बहुत सारा धन खर्च होता था, किंतु नई व्यवस्था में अपव्यय भी समाप्त हो गया। इस लगान वसूली में लगे बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारियों को अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाकर प्रशासनिक गतिशीलता लाई गई। राजनीतिक रूप से जमींदार वर्ग ने कंपनी के हितों को सुरक्षित रखने में मदद की, जो 1857 के अनुभव से साबित होता है। यह वर्ग कंपनी प्रशासन का शुभ चिंतक बन गया था। भारतीय हितों में भारतीय जमींदारों का जमीन पर पैतृक स्वामित्व कायम हो गया। उनसे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।
राजस्व जो वसूली की गई एक निश्चित अंश मिलने से उनकी जो स्थायी थी आमदनी थी वो निश्चित हो गई। स्थायी लगान के निर्धारण से अतिरिक्त उत्पादन और अधिक वसूली का पूरा लाभ जमींदारों को मिला। इस धन का उपयोग बहुत से जमींदारों ने शैक्षणिक, कलात्मक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए भी किया और वो बड़े बड़े नगरों में जाके बस गए। कृषि क्षेत्र में वाणिज्यकरण को बढ़ावा मिला क्योंकि नगद वेतन पे जोर दिया जाता था, नगद लगान पे जोर दिया जाता था। चूंकि ये उपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए की गई थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से प्रभावी रही। इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े। स्थायी बंदोबस्त ने अनेक नकारात्मक परिणाम पैदा किए। बंदोबस्त के स्थायी हो जाने से उत्पादन और वसूली में जो भी वृद्धि हुई उसका लाभ सरकार को नहीं मिला। दूसरी ओर बढ़ते हुए साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक दायित्व हेतु अधिक धनराशि की जरूरत थी जो स्थायी बंदोबस्त के तहत पूरी नहीं की जा सकी। जमींदारों ने किसानों का भरपूर शोषण किया, फलतः ब्रिटिशर्स को कृषि विद्रोहों का सामना करना पड़ा। यहाँ से ही जो कृषि विद्रोह थे वो चालू हो गए और जो ब्रिटिशर्स ने कृषि विद्रोह यहाँ से शुरू हो गए। इस व्यवस्था में भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया गया। भूमि के मूल्यों में वृद्धि के पहलुओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को काफी नुकसान हुआ। भारतीय वर्गों और हितों पर स्थायी बंदोबस्त का अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह व्यवस्था उत्पीड़न और शोषण का साधन बन गई। जमींदारों के रूप में एक परजीवी वर्ग का विकास हुआ जो निकम्मा, विलासी व क्रूर बनता गया और दूसरों के खून पे पलने वाला एक जोक बन गया। जमींदारों का कृषि से कोई संबंध नहीं था, परंतु वे जमीन के मालिक बना दिए गए। यह भू स्वामित्व तब तक ही था जब तक वे ब्रिटिश को एक निश्चित लगान निश्चित तिथि तक दे दिया करते थे। इस संदर्भ में उनकी स्थिति सरकार के समक्ष एक रियायत की भांति हो गई। लगान समय पर नहीं देने पर उनकी जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। इस प्रकार बंदोबस्त द्वारा 3 भागीदार बना दिए गए। 3 भागीदार कौन कौन से थे? सरकार बनाई, सरकार, बिचौलिए और कृषक। इस प्रकार 3 जो है वो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। शोषण पर आधारित नई कृषि संरचना का विकास हुआ जिसमें शिखर पर जमींदार वर्ग और सतह पर कृषक वर्ग था। इस व्यवस्था में ऊपर के स्तर पर सामंत तथा निचले स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और इस बंदोबस्त के तहत उप सामंतीकरण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई क्योंकि बहुत अधिक लगान निर्धारण के कारण पुराने जमींदार भूमि से वंचित हुए और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। स्थायी बंदोबस्त ने दूरवासी या अनुपस्थित जो जमींदार थे उनको जन्म दिया और यह जमींदारी अधिकारों की नीलामी के कारण पुराने जमींदार वर्ग बदल गए और अधिकांश भूमि नए जमींदारों के पास में आ गई और जो अधिकतर बनिया या व्यापारी थे जिनका गांव से कोई लेना देना नहीं था, वे अधिकांश जमींदारी प्रवासी थे जो दूरवर्ती जो शोषणकर्ता बन गए। इस व्यवस्था से कृषि का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ क्योंकि पूंजी विहीन कृषि भूमि में कोई सुधार नहीं ला सका, फलतः उत्पादन में गिरावट आई। लगान व कृषि उत्पादन के महंगेपन ने किसान को कर्जदार बना दिया। इस प्रकार ये जो स्थायी बंदोबस्त ने भारतीय ग्रामीण सामाजिक जो संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। समाज में सुविधा संपन्न एवं सुविधा रहित वर्ग को एक दूसरे के सामने ला दिया। दोनों वर्गों का विभेद क्रमशः बढ़ता गया और फलतः संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को भी अवरुद्ध किया गया। मार्शमैन ने कहा है कि ये साहस, बहादुरी और बुद्धिमानी का कार्य था, जबकि होम्स बोलते हैं कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखद भूल थी। और अगली वीडियो में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्थाएं, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।